प्रदीप सर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे विश्लेषण विधि और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन विधि को पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए तो आपको इसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विश्लेषण विधि। देखिए विश्लेषण विधि क्या होती है, क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके दोष होते हैं, क्या इसके चरण होते हैं, इसमें किन सिद्धांतों या शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, तो इनकी जानकारी आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे और इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं इनकी जानकारी भी आपको देंगे। सबसे पहले आपको विश्लेषण विधि तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो विधि है ये कहां पर प्रयुक्त होती है। तो जो विश्लेषण विधि होती है इसका प्रयोग आपको पता होना चाहिए। एक तो अंकगणित, कहां पर होता है इसका अंकगणित, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग होता है बीजगणित में, कहां पर होता है बीजगणित में। और तीसरा इसका प्रयोग होता है रेखा गणित में। ये अपने को पता होना चाहिए कि तीन विषय है जिसमें इस विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं और इस विधि का प्रयोग इन विषयों में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब इस विधि में क्या होता है, विश्लेषण विधि में जो जटिल समस्याएं होती है, जटिल समस्या को सरल समस्या में तोड़ा जाता है और तोड़ा जाता है। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जटिल समस्या होती है और उसको एक सरल समस्या में तोड़ा जाएगा। फिर क्या किया जाएगा, उन समस्याओं का हल ढूंढा जाएगा। क्या किया जाएगा, तोड़ा जाता है और फिर उनका हल ढूंढा जाता है। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि इस विधि में जो जटिल समस्याएं रहती, बहुत बड़ी समस्या होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, उनको क्या करते हैं अपन छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ते हैं और फिर उनका निरीक्षण करते हैं और फिर उनका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। या यूं कह सकते हैं कि जो विश्लेषण विधि होती है, विश्लेषण विधि में किसी समस्या की तह तक या जड़ तक पहुंचने के लिए उस बड़ी समस्या को छोटे छोटे भागों में आपको तोड़ना है। क्या करना है, आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ना है और आपको क्या करना, उसमें उसके तह तक या उसका हल ढूंढने के लिए अज्ञात से ज्ञात का रहस्य ढूंढना है आपको। या यूं कह सकते हैं कि अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना। बहुत अच्छी बात है इसमें किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अज्ञात से रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को इस विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत आसानी से अपन किसी भी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। एक उदाहरण की चर्चा करते हैं अपन। इस विधि को एक उदाहरण से समझेंगे तो अपने को और क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, एक उदाहरण देखिए आप। उदाहरण अपन एक उदाहरण मानते प्रयोग के तौर पर कि अपने सामने एक आयात है। क्या है, एक आयात है, एक आयात जिसका क्षेत्रफल मान लेते हैं अपन 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इसकी लंबाई मानते हैं अपन 50 मीटर। जो लंबाई है इसकी कितनी मानते हैं अपन, 50 मीटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है एग्जाम में, वो मान लो या बच्चों से आपने एक प्रश्न पूछा है कि इसके चारों ओर 60 पैसा प्रति मीटर, 60 पैसा प्रति मीटर की दर से तार लगाने का खर्च क्या आएगा। ठीक है, अब आयत भी मान सकते हो या फिर यूं भी मान सकते हैं, आयत की जगह आयताकार खेल, दोनों एक ही बात है। आयताकार
खेद भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप आयत लो चाहे आयताकार खेद लो। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल कितना दिया आपको 1500 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी 50, इसके चारों ओर आपको 60 पैसा प्रति मीटर की दर से क्या लगाना है, तार लगाने का खर्च क्या आएगा ये अपने को ढूंढना है। देखो अपने सामने एक बड़ी समस्या है, अपने सामने समस्या ये है कि आपको जो खर्च ढूंढना है, क्या ढूंढना है, खर्च ढूंढना है। तो बालक क्या करेंगे, विद्यार्थी डायरेक्ट खर्च नहीं ढूंढ पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट खर्च ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अपने को अगर ये निकालना है तो जो आपके सामने इतनी बड़ी जो समस्या है, इस समस्या को अपन छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। जैसे सबसे पहले आपने को क्षेत्रफल दिया है, लंबाई दी है, तो अपन इसका क्या निकालेंगे, चौड़ाई जरूर निकालेंगे। तो पहली समस्या अपने पास क्या आ जाएगी, इसको छोटी समस्या हम तोड़ लिया अपन, तो अपन इसकी चौड़ाई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, चौड़ाई। तो अपने को पता है जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो, लंबाई और चौड़ाई का अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो जो आयत होता है उस आयत का आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। लंबाई आपको दे रखी 50 और इसका क्षेत्रफल दिया आपको 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, ये 1500 लंबाई की जगह 50, ये चौड़ाई। ठीक है, तो आप काटेंगे इसको तो इसकी जो चौड़ाई आएगी वो कितनी आएगी, 0 से 0, 5 × 5, 5 × 15। तो इसकी जो चौड़ाई मिलेगी आपको कितनी मिलेगी, 30 मिलेगी। तो इस 30 को आप यहां लिख देंगे। ठीक है, तो चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई। तो ये पहली समस्या का अपन ने हल ढूंढ लिया। अब क्या करना, चूंकि खेत के चारों ओर तार लगाना है, खेत के चारों ओर तार लगाने का अर्थ है इस बाउंड्री को कवर करना, क्योंकि तार खेत के चारों बाहर बाहर लगते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में, ग्रीन कलर में जो लिखा है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसका परिमाप बोलेंगे। तो अगली समस्या आपका इसका परिमाप ढूंढने का। ठीक है, तो परिमाप निकालते हैं अपन, क्या निकालते हैं, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ो, उसका डबल कर दो, या फिर 50 50 दो बार ले लो, 30 और 30 दो बार ले लो। ठीक है, तो परिमाप का फार्मूला क्या है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये 50 और ये 30, तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा, 160 मीटर। ये आपकी अगली समस्या हो गई। फिर देखिए अभी अपन मेन सॉल्यूशन की तरफ पहुंच नहीं पाए, क्योंकि अपन को खर्च निकालना है। क्या निकालना है, खर्च निकालना। तो खर्च कैसे निकालेंगे, देखिए आप खर्च निकालने के लिए, तो खर्च आपने देखो उस तार की लंबाई नोट कर ली, यहां से 160 मीटर का तार लगेगा आपका, और हर मीटर पे कितने रुपए का खर्चा आ रहा है, 60 रुपए का। तो टोटल जो खर्चा निकालना आपको, इसके परिमाप के साथ आप क्या करेंगे, खर्च का गुणा कर देंगे। तो कुल मिला के आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप एक समस्या तक पहुंच गए। तो ये थी आपकी विश्लेषण विधि। ठीक है, अब देखिए इसमें कभी कभी पूछ लेता है, इसमें कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, क्या है इसमें कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, उसको देखिए आप। विश्लेषण विधि में ये पूछा गया प्रश्न है, विश्लेषण विधि में कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इसमें 2 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। कितने शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है, 2 शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। पहला आएगा आपका अज्ञात से ज्ञात। क्या आएगा, अज्ञात से ज्ञात। क्योंकि आपने सामने जो समस्या रहती है वो अज्ञात रहती है, और धीरे धीरे उस समस्या का हल ढूंढते ढूंढते अपन कहां पहुंचते हैं, ज्ञात तक पहुंचते हैं। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसमें पाठ्य सामग्री को, यह समस्या भी मान सकते हो आप, पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, छोटे छोटे भागों में तोड़ना। ठीक है, और फिर समस्या का हल ढूंढना, और फिर समस्या का हल ढूंढना। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इस विश्लेषण विधि के अंतर्गत
कितने पदों का प्रयोग होता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ये भी पूछा गया प्रश्न है कि विश्लेषण विधि में कितने पदों का प्रयोग होता है, कितने पदों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अपने को पता होना चाहिए इसमें 3 प्रकार के पदों का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के पदों का प्रयोग होता है? 3 प्रकार के पदों का प्रयोग होता है इसमें। सबसे पहला आएगा समस्या की प्रस्तुति। क्या आएगा? समस्या की प्रस्तुति। ठीक है, कि किस प्रकार की समस्या है उसको आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। फिर आपको समस्या को समझना पड़ेगा, तो यूं कह सकते हैं समस्या की अनुभूति। समस्या की अनुभूति, यह अगला पद है आपका। फिर देखिए समस्या को समझने के बाद आपको उसका विश्लेषण करना पड़ेगा, तो तीसरा पद आएगा इसमें समस्या का विश्लेषण। समस्या का विश्लेषण। तो इस प्रकार से इन 3 पदों का इस विधि में प्रयोग होता है। यह आपसे पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब इस विधि से क्या करेंगे अपन, क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके दोष हैं, तो इनकी अपन चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपन गुणों की चर्चा करेंगे, फिर इसके क्या क्या दोष हैं इनकी चर्चा करेंगे। गुण और एक तरफ आप लिख लेंगे दोष। ठीक है, अब क्या गुण है, तो सबसे पहले क्या होता है इस विधि में, क्या होता है बालक एक्टिव रहता है। ये यूं कह सकते हैं ये क्रियाशील विधि है। यह एक क्रियाशील विधि, क्रियाशील विधि। ठीक है, तो बालक क्या करता है इसमें कुछ ना काम करता ही रहता है, तो ये क्रियाशील विधि। इसके बाद जब बालक इस प्रश्न को सोल्व करता है, उसके सामने जो भी समस्याएं रहती है तो उस पर विचार करता जाता है। क्या करता जाता है? उस पर विचार करता जाता है। तो इसमें यूं लिख सकते हैं कि बालकों को विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। बालकों को विचार करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। ठीक है, मतलब बालक इसमें अच्छे सोच सकते हैं। इसके बाद इसमें बालक नए नए आयामों को प्रतिस्थापित कर सकता है। यूं कह सकते हैं नई नई खोज वो करता रहता है। ठीक है, तो इसमें अगला ध्यान रखना है कि यह खोज की प्रभावशाली विधि है। प्रभावशाली विधि है। ठीक है, ये तीसरा गुण है इसका। फिर देखिए इसमें क्या होता है, जो भी बालक सीखता है वो भूलता नहीं, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप समस्या को हल ढूंढता है। क्या करता है? वो स्टेप बाय स्टेप समस्या का हल ढूंढता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है अगला कि इस विधि से, क्या बोलेंगे आप, इस विधि से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ गुण थे इस विधि के। अब क्या क्या इसके दोष हैं इनका अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है इसमें पहला दोष देखिए, इस विधि में क्या होता है बालक के सामने विभिन्न समस्याएं रहती है। क्या होती है? विभिन्न समस्याएं रहती है। तो उन समस्याओं को हल ढूंढने में अध्यापक को बहुत सारा समय देना पड़ता है ना। तो इसमें पहला दोष यह आएगा, इस विधि में अध्यापक को अधिक समय देना पड़ता है। अधिक समय देना पड़ता है। ठीक है, यह आपकी पहला दोष है इसमें। फिर देखो इसमें क्या होता है, यह जो विधि होती है यह कठिन विधि है, क्योंकि इसमें क्या विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है। क्या होता है इसमें विश्लेषण करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि बच्चों का आईक्यू अलग अलग रहता है। ठीक है, तो यह समस्या के विश्लेषण की कठिन विधि है। कठिन विधि है क्योंकि बालकों को क्या उन समस्याओं को स्टेप बाय स्टेप ढूंढना पड़ता है। या यूं कह सकते हैं कि समस्या का विश्लेषण करना एकदम सरल नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, चूंकि बालक के सामने एक समस्या रहती है, छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ता रहता है, तो यूं कह सकते हैं कि इस विधि में तो समय नष्ट होता है, कुछ बालक की शक्ति का भी मिसयूज होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो इस विधि से
समय और शक्ति, समय और शक्ति। बालक क्या मानसिक रूप से थक जाते हैं बहुत सी बार, तो ये ध्यान रखना है इस विधि से समय और शक्ति का क्या होता है, नाश होता है। क्या होता है? नाश होता है। यूं कह सकते हैं कि इस विधि में समय और शक्ति दोनों अधिक लगते हैं, का नाश होता है। ठीक है। और लास्ट दोष देखिए इसका क्या क्या दोष है। यह विधि क्या होती है, चूंकि समस्या रहती है तो बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। यूं कह सकते हैं कि ये जो विधि है प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं। यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं। ठीक है। और लास्ट दोष देखिए इसमें क्या दोष है इसका। ठीक है। और इस विधि द्वारा चूंकि गणितीय समस्याओं का हल ढूंढ रहे थे, लिखा ही है अपने प्रयोग में कि इस विधि का प्रयोग अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में होता है, तो यूं कह सकते हैं कि इस विधि को अन्य विषयों में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो इस विधि से अन्य विषयों का ज्ञान संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को ध्यान में रखना है इस विधि के क्या क्या गुण है, क्या क्या इसके दोष है, क्या इसके चरण है और कहाँ इसका प्रयोग होता है, और बड़ी समस्या को कैसे छोटी छोटी समस्याओं में आप तोड़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।